हेलो एंड वेलकम टू मेडिकैम। दोस्तों, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर होने वाला है, जो कि आपके नर्सिंग करियर में नर्सिंग एजुकेशन लेते समय से नर्सिंग एजुके जब जब आप एज अ नर्स जॉब करोगे वहाँ तक के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ऐसे टॉपिक हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ नर्स। यस, नर्स के क्या रोल्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आपको समझने ज़रूरी है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अगर मैं बताऊँ तो ये जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको हर एक सब्जेक्ट में जैसे कि साइकेट्रिक है तो वहाँ पर साइकेट्रिक उस सब्जेक्ट में आपको नर्स का क्या रोल रहेगा। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अगर कुछ इवेंट्स है, कुछ डिसीजेस है, तो उस पर्टिकुलर डिसीज में क्या रोल रहेगा नर्स का, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी नर्स की, क्योंकि हर एक रोल के साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो क्या रहेगा। अगर कोई भी प्रोसेस कर रहा है, आप कोई भी प्रोसीजर आप कर रहे हो, जैसे कि नेल कटिंग है या फिर कोई भी अदर प्रोसीजर हो, मेडिकल प्रोसीजर हो, तो उसमें नर्स का क्या रोल रहेगा, ये सी हर एक चीज़ आपको सीखने को मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर इन जनरल कुछ 8 to 9 रोल्स हम देखने वाले हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे समझने में। अब ये जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक आपको फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 मार्क्स के लिए एटलीस्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसे समझना आपको इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो में ध्यान से देखिए। तो जो सबसे पहला जो रोल है नर्स का वो है ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब ऑटोनॉमी इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग दैट इन्वॉल्व्स द initiation of independent nursing interventions without medical orders। तो ऑटोनॉमी क्या होते हैं कि एंड अकाउंटेबिलिटी। अब ऑटोनॉमी मतलब क्या कि कभी कभी कुछ ऐसे टाइम पे आपको आपको खुद से विदाउट एनी मेडिकल इंटरवेंशन आपको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी होती है। सो दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज अ रोल ऑफ एन नर्स। बट विथ अकाउंटेबिलिटी मतलब एटोनॉमी के साथ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है। व्हेन देयर इज एन एटोनॉमी इट कम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो यू हैव टू बी अकाउंटेबल। अगर आप कोई डिसीजन लेते हो, अगर आप कोई प्रोफेशनल जो मेडिकल इंटरवेंशन करते हो, तो उसमें जो भी फ्लॉज रहेंगे, मतलब जो भी अप्स या डाउन्स रहेंगे, मोस्टली जो भी डाउन्स रहेंगे, तो यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। यू हैव टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी कि ये यस यू हैव provided the nursing care and आप responsible हो। if you can read, accountability means that you are responsible professionally and legally for the type and quality of nursing care provided. Whatever nursing care you have provided, you are responsible for it. So that these are the dependent roles: autonomy and accountability. First, nursing role। फॉर नोट्स के लिए आप ये स्क्रीनशॉट कर सकते हो, आप नोट डाउन कर सकते हो जैसे आपको लगे। यू कैन पॉज द वीडियो या फिर स्लो मोशन में देखिए एंड यू कैन टेक द नोट्स। दीज आर द नोट्स। अगर ये जो भी आप पीपीटी देख रहे हो, ये नोट्स आप लिखते हो एग्जाम में, इतना लिखते हो, इट्स सफिशिएंट। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये स्लाइड्स और नोट्स बनाए हैं। नेक्स्ट जो है वो है केयर गिवर। अब केयर गिवर ये रोल है एंड उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आएगी वो हम देखेंगे। सो एज अ केयर गिवर यू हैव टू हेल्प पेशेंट टू मेंटेन एंड गेट रिगेन द हेल्थ, मैनेज द डिसीज कंडीशन सिम्टम्स एंड अटेन मैक्सिमम लेवल ऑफ फंक्शन एंड इंडिपेंडेंस थ्रू हीलिंग प्रोसेस। केयर गिवर का क्या काम होता है, आपको केयर देना होता है, पेशेंट को केयर देनी है, जो भी डिसीज कंडीशन से पेशेंट आया है उनको केयर प्रोवाइड करना है। सो एवरीथिंग यहाँ पर हर एक आएगा। यू प्रोवाइड हीलिंग थ्रू साइकोमोटर एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। हीलिंग इन्वॉल्व्स मोर देन अचीविंग इम्प्रूव फिजिकल वेलबींग। अब सिर्फ फिजिकल वेलबींग इंप्रूव करना इज नॉट हीलिंग। हीलिंग इज नॉट जस्ट फिजिकल वेलबींग, यहाँ पर आपको मेंटल सपोर्ट भी देना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना है। You need to meet all healthcare needs of a patient by providing measures to restore patient's emotional, spiritual and social well-being। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा होगा, कहा था कि हेल्थ सिर्फ फिजिकली आप फिट हो तो इट डजेंट मीन कि आप हेल्दी हो। हेल्थ के अनेक एस्पेक्ट्स है, जैसे कि स्पिरिट, जैसे आप यहाँ देख सकते हो इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल। ये जो है ये हेल्थ के कई सारे डिटर्मिनेंट्स है जो हम आने वाले लेक्चर्स में सीखने वाले हैं। सो यू हैव टू केयर इन दैट सेक्टर ऑल्सो। एज अ केयर गिवर आप पेशेंट को, फैमिली को जो रियलिस्टिक गोल्स है उन्हें मीट करने में हेल्प करते हो। जैसे कि पेशेंट आउटकम आना चाहिए। पेशेंट कोई भी बीमार लेके आ रहे हैं, कोई भी किसी भी बीमारी से, वो इफ ही इज गोइंग थ्रू एनी ऑफ डिसीज, तो उससे बाहर उस पेशेंट को वहाँ से बाहर लिया जाए। सो फॉर दैट यू हैव टू केयर एंड दैट केयर यू हैव टू प्रोवाइड।
सो दिस इज द सेकेंड रोल। ईजी है, इसके नाम से ही आपको समझ में आता है, बट व्हेन राइटिंग इन योर एग्जाम्स आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यू कैन यूज दिस पॉइंट्स। द नेक्स्ट रोल इज एडवोकेट। अब एडवोकेट का काम क्या रहता है? इट्स इजी, वेरी इजी, काफ़ी इजी है। एडवोकेट का क्या काम करता है? हमारा जो क्लाइंट होता है इन जनरल, एडवोकेट क्या काम करता है कि जो भी उसका क्लाइंट होता है उस क्लाइंट को वो अच्छे से बताता है क्या करना चाहिए, लीगल प्रोसीजर्स क्या होती है, क्या करना चाहिए, एंड उस क्लाइंट को वो डिफेंड करता है। तो एज अ नर्स आपका क्या रोल रहेगा? जो भी यू कैन रीड हियर, एज एन एडवोकेट you protect your patients human and legal rights and provide assistance in asserting these rights if the need arises. फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर आता है एंड आपके बारे में इंक्वायर करने लगता है, तो ये कहाँ से था, वो कहाँ से था, सो यू हैव टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पेशेंट। जैसे कि कोई डिसीजेस होते हैं जो अगर वो बाहर पता चले, उन डिसीज के बारे में अगर किसी और पब्लिक में पता चले, तो पेशेंट्स आर नॉट दैट, वो उतने नहीं घुल मिलते। मतलब वो नहीं चाहते कि जो भी उनका डिसीजेस है, जो भी डिसीज कंडीशन से वो जा रहे हैं, वो उसको फेस कर रहे हैं, वो पेशेंट्स नहीं चाहते कि वो बाहर भी समझ में। इन दैट कंडीशन यू हैव टू, जो पेशेंट्स के राइट है वो आपको प्रोटेक्ट करने होते हैं। एज एन एडवोकेट यू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ योर पेशेंट एंड सिक्योर योर पेशेंट्स हेल्थ केयर राइट्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल भी अच्छे से दिया है। यू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू हेल्प अ पेशेंट डिसाइड वेदर और नॉट टू एक्सेप्ट ट्रीटमेंट, और यू कैन फाइंड अ इंटरप्रेटर टू हेल्प family members communicate their concerns. You sometimes need to defend patients' rights to make healthcare decisions in a general way by speaking out against policies or actions that put patients in a danger. फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कुछ पॉलिसीज आए हैं हॉस्पिटल्स में, तो हॉस्पिटल्स में कुछ पॉलिसीज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी बड़ा ऑपरेशन है वो आपको फ्री मिलता है पेशेंट को। सो एज अ नर्स यू हैव टू, इट्स योर रोल टू, यू हैव टू एडवोकेट इन दैट। आपको पेशेंट के जो भी पेशेंट्स के रिलेटिव्स है, पेशेंट्स है, उनके साथ कम्युनिकेशन करके वो चीज़ें उनको समझानी है। कुछ पेशेंट्स होते हैं अगर उन्हें सर्जरी करनी है तो ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशंस वो नहीं करते, तो फिर वहाँ पर यू हैव टू एडवाइज देम, यू हैव टू क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा। यू आर नॉट गोइंग टू टेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ, बट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू हेल्प देम टू टेक डिसीजंस। आपको बताना है सही क्या रहेगा और गलत क्या रहेगा। दिस इज योर रोल एज एन एडवोकेट। नेक्स्ट जो है वो है एजुकेटर का। सिंपल है, जैसे अगर आपको पता ही होगा, नर्सिंग करने के बाद आप नर्सिंग एजुकेशन में भी आ सकते हो, एज अ टीचर आप काम कर सकते हो, ये एक चीज़ है। सेकेंडली, एजुकेटर का काम क्या होता है? सिखाना। तो किसी भी डिसीज से अगर कोई भी पेशेंट सफ़र कर रहा है, तो वहाँ पर उस पेशेंट को, उस पेशेंट के रिलेटिव्स को उस पर्टिकुलर डिसीज़ के बारे में एजुकेशन देना, इन जनरल उस पेशेंट के एजुकेशन देना, उस डिसीज़ के बारे में, ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग एजुकेशन देना, राइट्स के रिगार्डिंग एजुकेशन देना, किस तरीके से जो मेडिकेशन है वो एडमिनिस्टर किए जाए, किस तरीके से लेने चाहिए वो उसके बारे में एजुकेशन देना, किस तरीके से प्रॉपर केयर ली जाए उसके बारे में एजुकेशन देना, डाइट के रिगार्डिंग एजुकेशन देना, हेल्थ लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग एजुकेशन देना, बिहेवियरल के रिगार्डिंग एजुकेशन देना। दिस कैन बी गिवन बाय अ नर्स। दिस इज अ रोल or this is a responsibility of a nurse as an educator. So as an educator you explain the concepts about health, the facts about health, you describe various reason for routine activities, demonstrate procedures, and that is one thing. तो for example आप बेड मेकिंग करते हो, तो बेड मेकिंग क्यों करना है आपको, वो आप पेशेंट्स को बताते हैं, क्योंकि पेशेंट्स इरिटेट होते हैं, वो सोना चाहते हैं बार बार, ये वो। तो बेड मेकिंग क्यों किया जाता है? या फिर हर डेली आप टेम्परेचर चेक करते हो, आपका जो पेशेंट का बीपी है वो चेक करते हो, पल्स चेक करते हो, रेस्पिरेशन चेक करते हो, तो वो क्यों किया जाता है ये आप अगर पेशेंट को समझाते हो तो उन्हें समझ आता है। तो ऐसे ही बेसिक प्रोसीजर्स होते हैं जो आप सिखा सकते हो। एक और एग्जांपल दे तो अगर कोई भी पेशेंट, यू कैन सी सम ऑफ योर patient teaching is unplanned and informal. For example, during a casual conversation you respond to the questions about the reason for an intravenous infusion, a health issue such as smoking cessation or necessary lifestyle changes. कभी मतलब कई बार ऐसा होता है कि इट्स अनप्लान, आपको ऐसा ही रैंडमली कोई पेशेंट आ जाता है, किसी बारे में आपका डिस्कशन चलता है एंड रैंडमली आपको वहाँ पर एजुकेशन आप देते हो, देना पड़ता है। Other teaching activities are some are planned, formal, such as when you teach patient to self administer insulin injections. जी हाँ, जैसे कि ये अब ये जो प्रोसीजर्स रहेंगे वो आप आगे सीखने वाले हो। So always use teaching method that match to your patient's capabilities and needs and incorporate other resources such as family in teaching plans. तो अगर आपका पेशेंट है
अगर वो उसके रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं, उसको उसकी ही रीजनल लैंग्वेज समझती है। अगर वो तमिल जानता है और उसके साथ अगर आप मराठी में, हिंदी में या फिर इंग्लिश में बात करोगे तो उसको वो समझ नहीं आएगा। तो जो पेशेंट को समझ आएगा उसी लैंग्वेज में आप बात करिए। सो यू हैव टू, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। सो अगर हो सके तो आप उनको, आप उनके जो रिलेटिव्स है, फैमिली है, उनको इन्वॉल्व करिए ताकि जो एजुकेशन आप प्रोवाइड करने वाले हो वो सही रहे। तो एज एन एजुकेटर नर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमने देखा है। सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स एजुकेटर। नेक्स्ट जो है वो है कम्युनिकेटर। तो नर्स का रोल है कम्युनिकेटर। एक कम्युनिकेटर का भी रोल नर्स प्ले करती है वाइल वर्किंग इन हॉस्पिटल सेटअप। तो एक इफेक्टिवनेस एक कम्युनिकेटर का मतलब अगर अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप, नर्स और पेशेंट का हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए तो इफेक्टिवनेस होना चाहिए आपके कम्युनिकेशन में। अगर जस्ट एन एग्जांपल अगर हम ले, तो अगर आप कोई पेशेंट है जो आता है और उससे आप रूडली बात करते हो तो उसके साथ आपका कम्युनिकेशन नहीं रहेगा। एवरी टाइम व्हेन यू विजिट, अगर आप पेशेंट को एक सोशल स्माइल देके उनको ग्रीट करते हो, उनके नाम से उनको बुलाते हो, एक रिलेशन जो नर्स पेशेंट रिलेशन वहाँ तक ही ड्यूरिंग ट्रीटमेंट तक ही सीमित रहे, ऐसा रिलेशन नर्स पेशेंट का डेवलप करने के लिए दिस ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड। सो इट अलाउज यू टू नो योर पेशेंट्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस एंड नीड्स। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उनसे बात करोगे, उनसे कम्युनिकेशन अच्छे से रख सकते हो, डेवलप कर सकते हो, तभी वो पेशेंट उनके खुद के अपने जो भी प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग टू हिज हेल्थ वो आपको अच्छे से बता सकता है। अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फिर कोई भी चीज़ हो, वो आपको अच्छे से बताएंगे। कब? अगर आपका और पेशेंट का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा रहा तो। सो फॉर दैट कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एज अ नर्स आपको कम्युनिकेशन करवाना, पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन करवाना, ताकि जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो क्लियर हो जाए आपको, और आपको भी वो इजी हो जाए कि जो भी उनके प्रॉब्लम्स है उनके अकॉर्डिंग उनको केयर देने के लिए। सो क्वालिटी कम्युनिकेशन इज अ क्रिटिकल फैक्टर इन मीटिंग द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल, families and communities. So as a communicator these are your responsibilities. नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट रोल देखें तो दैट इज रोल ऑफ मैनेजर। अब आप कहोगे क्या मैनेजर? सो हियर वी कैन सी एज अ केस मैनेजर। सो टुडेज हेल्थ केयर एनवायरनमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स वेरी पेस्ट। सो नर्स मैनेजर्स नीड टू एस्टैब्लिश एन एनवायरनमेंट फॉर कोलैबोरेटिव patient centered care to provide safe quality care with positive patient outcome. A manager coordinates the activities of members of nursing staff in delivering nursing care and has personal policy and budgetary responsibility for specific nursing unit or agency. The manager uses appropriate leadership style to create a nursing environment for patients and staff that reflects the mission and values of the healthcare organization. तो मैनेजर क्या करता है? मान लो कि अगर एक कोई हॉस्पिटल है 10 यूनिट्स है एंड सिर्फ वहाँ पर 15 स्टाफ है, तो उस 15 स्टाफ में हर एक पेशेंट का, हर एक यूनिट का, जितने भी एडमिटेड पेशेंट्स है उन यूनिट का रिक्वायरमेंट, उनका क्या रिक्वायर्ड, क्या चीज़ है, क्या नीड है, वो समझकर स्टाफ पैटर्न, स्टाफ जो है उन स्टाफ्स को अच्छे से वहाँ पर काम करवाना, स्टाफ से वो काम करवाना, उन पेशेंट्स की केयर करवाना, ये रोल है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ मैनेजर। तो यू हैव टू एज अ मैनेजर को ये सभी चीज़ें लेके मतलब सभी चीज़ें कैरी आउट करनी होती है, ताकि उसका एम क्या होगा कि पेशेंट को सेफ केयर मिले, पेशेंट को केयर मिले, सबसे पहले तो सेफ केयर मिले, क्वालिटी केयर मिले, और इन जो भी केयर वो प्रोवाइड करेंगे नर्सेस, उनसे पॉजिटिव आउटकम आए। सो दिस इज द रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैनेजर, नर्स एज अ मैनेजर। देन नर्स एजुकेटर। अब नर्स एजुकेटर क्या काम करते हैं? हमने पहले देखा एजुकेटर जब आप हॉस्पिटल में हो तो क्या काम का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। यहाँ पर नर्स एजुकेटर वर्क्स प्राइमरीली इन हॉस्पिटल, वर्क्स प्राइमरली इन स्कूल्स ऑफ नर्सिंग या फिर स्टाफ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ हेल्थ केयर एजेंसीज एंड पेशेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट्स। अब ये इससे आप एक स्कोप भी समझ सकते हो कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर जो न्यूली स्टाफ्स आते हैं उनको सिखाना ये काम होता है, बेसिक उनको सिखाना, जो नए स्टाफ से फ्रेशर्स है उनको सिखाना ये काम होता है नर्स एजुकेटर का। तो हर एक थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल स्किल्स, कम्युनिकेशन, ऐसे हर जो सॉफ्ट स्किल्स, ऐसे हर एक प्रकार के नॉलेज जो प्रोवाइड करना उन स्टाफ्स को, ये काम होता है नर्स एजुकेटर का। नेक्स्ट अगर हम देखें नर्स एडमिनिस्ट्रेटर, तो जो मैनेजर का काम है उसी प्रकार का सेम काम होता है नर्स एडमिनिस्ट्रेटर का।
तो पेशेंट केयर मैनेज करना, स्पेसिफिक नर्सिंग सर्विसेज है वो किस तरीके से डिलीवर हो जाते हैं, पूरी हेल्थ केयर एजेंसी जो है मतलब जो पूरा हेल्थ सेटअप है उसे अच्छे से मैनेज करना, ये काम होगा एज अ नर्स एडमिनिस्ट्रेटर। नर्स एडमिनिस्ट्रेशन बिगिंस विद द पोजीशन सच एज क्लिनिकल केयर कोऑर्डिनेटर्स। तो अब इस ये भी एक जो है ये एज अ स्कोप आप देख सकते हो, ये रोल है एज अ स्कोप की आपको इस रोल पे जॉब मिल सकती है। तो एज अ नर्स एज यू ऑल्सो हैव टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर, नर्स ऑल्सो प्लेज अ रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, so this role is same as it is of a nurse manager. So experience and additional education sometimes lead to a middle management position such as nurse manager. So to be a nurse administrator you need a experience, and experience के साथ आप मैनेजर बन सकते हो, एंड विद दैट अगर आप आगे जाकर सुपरवाइजर बन सकते हो, देन ऊपर वाले मैनेजमेंट पोस्ट पर आप जा सकते हो, यहाँ तक कि आप डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग सर्विसेज भी बन सकते हो। सो दिस इज अनदर नर्सिंग रोल। नेक्स्ट इज नर्स रिसर्चर। तो नर्स रिसर्चर क्या है कि नर्स रिसर्चर जो होते हैं या फिर जो नर्स होते हैं कंडक्ट्स एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एंड रिसर्च टू इम्प्रूव नर्सिंग केयर, फर्दर डिफाइन एंड एक्सपांड द स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। तो एक रिसर्चर का जो काम होता है वही कुछ चीज़ें फाइंड आउट करना जो कि नर्सिंग एजुकेशन को इवॉल्व करे, नर्सिंग एजुकेशन के लिए जो बेनिफिशियल रहे, ऐसे कुछ काम करना। सो ही और शी वर्क्स इन एकेडमिक सेटिंग, हॉस्पिटल और इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल और कम्युनिटी सर्विस एजेंसी। तो चाहे वो हॉस्पिटल से काम करता हो, नर्सिंग एकेडमिक सेटिंग मतलब कॉलेज या फिर नर्सिंग कॉलेज या नर्सिंग स्कूल्स होते हैं वहाँ पर, या फिर हॉस्पिटल में काम कर सकता है, एंड डाटा गैदर करके नई चीज़ लेके आना, फाइंड आउट करना जो भी नर्सिंग केयर है उसे इम्प्रूव करे, जो नर्सिंग एजुकेशन है उसे इम्प्रूव करे। सो दिस इज अनदर रोल ऑफ अ नर्स which is nursing researcher. The next and I would say it would be the last role. अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा रोल्स हैं। सो फर्स्ट पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, काउंसलर। तो काउंसलर का काम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आप मेरे साथ कॉल बुक करते हो, मुझसे बात करते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलती है आपको, वहाँ से आप लिंक पर क्लिक करते हो जो कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, तो आप वहाँ पर क्लिक करोगे, मुझसे कॉल बुक करोगे, मैं आपको कॉल करूँगा एंड आपके जो डाउट होते हैं आप मेरे साथ डिस्कस करते हो। ये काम क्या होता है? काउंसलिंग का, कंसल्टेशन का। तो एज अ नर्स आपको भी काउंसलिंग करनी होती है। तो क्या है हम देखते हैं। नोइंग कम्युनिटी रिसोर्सेज इज अ क्रिटिकल फैक्टर इन बिकमिंग एन इफेक्टिव पेशेंट काउंसलर। अ काउंसलर हेल्प्स पेशेंट आइडेंटिफाई एंड क्लैरिफाई health problems and choose appropriate courses of action to solve those problems. As a counselor, you are responsible for providing information, listening objectively and being supportive, caring and trustworthy. So ये responsibility आप ऊपर के जो दो अपने points पढ़े, this is about counselor. What is counselor? And what you have read here is a responsibility. So you do not make decisions, but rather you help patients reach decisions that are best for them. Patient and family often require assistance in first identifying and clarifying health problems. अब देखो क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम होता है आपको, मान लो आपके एब्डोमेन में पेन हो रहा है, सो दे कैन बी वेरियस रीजंस, कुछ भी रीजंस हो सकता है, एनी रीजन कैन बी देयर फॉर बिहाइंड द एब्डोमिनल पेन। तो उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? तो एज अ काउंसलर आपका काम क्या होता है? आपको पेशेंट को राइट इन्फॉर्मेशन देना है। जो पेशेंट बता रहा है आपको कि ये हो रहा है, यहाँ पर दुख रहा है, कब से दुख रहा है, जो भी चीज़ें पेशेंट आपको बताते हैं वो आपको शांति से सुनना है, क्योंकि अगर आप पेशेंट को सुनोगे तो ही जाकर पेशेंट आपको सुन सकता है, सुन पाएगा या फिर सुनेगा। सो काउंसलर का ये काम होगा कि आपको शांति से ऑब्जेक्टिवली आपको सुनना है, पेशेंट को सपोर्टिव, वी हैव टू बी सपोर्टिव टू द पेशेंट, क्योंकि आप पेशेंट को सपोर्टिव रहेंगे, सपोर्ट करोगे, इनकरेज करोगे, तभी जाकर वो जो भी रिक्वायर्ड इसेंशियल चीज़ें हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन देता रहेगा, मतलब उसके हेल्थ के रिगार्डिंग, एंड उसके बेसिस पर ही आप उसे केयर करोगे। एंड यू हैव टू बी ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी क्यों? क्योंकि अगर वो कोई अंदर की बात जैसे हम कहते हैं, कुछ ऐसी सीक्रेट रिवील करता है जो कि वो नहीं चाहता किसी के साथ शेयर हो, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको वो सीक्रेट ही रखना है, आपको उसे हर जगह एक्सपोज या फिर रिवील नहीं करना। सो दैट इज अ रोल, दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ काउंसलर। एंड क्या होता है कि पेशेंट्स को या फिर फैमिलीज को डिसाइड करने के लिए काफ़ी ज़रूरत होती है कि ऐसा कोई बंदा हो जो हमें बताए कि क्या करना चाहिए, मतलब सच में या क्या ये प्रॉब्लम है या नहीं। तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए दे नीड अ काउंसलर, एंड अगर वो आइडेंटिफाई किया है तो उसको क्लैरिफाई करके
उस हेल्थ प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करके उसके लिए किस तरीके से केयर की जाए, उसके लिए क्या प्रोसेस की जाए, कौन सा ट्रीटमेंट ली जाए, कहाँ से ट्रीटमेंट ली जाए। तो ये इसके लिए फॉर दिस ऑल दिस थिंग they need a counselor. So this is a responsibility of a counselor. So if we summarize, we have seen roles and responsibilities of a nurse. जो सबसे पहले हमने देखा autonomy and accountability, then as a caregiver, advocate, educator, then communicator, manager, nurse educator, nurse administrator, researcher, counselor. So this is all about roles and responsibilities of a nurse. अब इन roles and इन responsibilities के अलावा भी काफ़ी ऐसे roles and responsibilities है जो कि आपको आपके बुक्स में पढ़ने को मिलेंगे। बट अगर आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है कोई क्वेश्चन, तो ये आप लिख सकते हो। यू कैन फॉलो योर बुक्स टू राइट आंसर्स। देखो, आपको एग्जाम में हर एक चीज़ एवरीथिंग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती जी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है तो वो लिखना ज़रूरी है। अब क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वहाँ पर स्टूडेंट सिर्फ रोल्स ही लिखते हैं कि नर्स का रोल ये है केयर गिवर का प्रोवाइड करने का, लेकिन उस रोल में उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो भी लिखना जरूरी है। जैसे हमने देखा कम्युनिकेटर का रोल क्या है कि आपको कम्युनिकेट करवाना है, लेकिन उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्यों कम्युनिकेशन करवाना है, ये भी आपको सीखना जरूरी है। काउंसलर का रोल क्या है, उनको काउंसिल करना, हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स है वो आइडेंटिफाई करना, दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये समझना जरूरी है, जब आप लिखोगे एग्जाम में वो लिखना जरूरी है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सेज समझ में आए होंगे। ऐसे ही एक एक लेक्चर्स हमारे चैनल पर आते रहेंगे, और ऐसे लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो क्लासमेट्स हैं, नए फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर करिए। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो या फिर पूछ सकते हो। अगर मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, आप कॉल बुक कर सकते हो एंड कॉल पर हम बात कर सकते हैं। मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।